Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about the removal of an arbitrator or an umpire. हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया कि आर्बिट्रेशन एक्ट क्या होता है. ADR ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर हमारे पास एक प्रोसीजर होता है जिसको हम आर्बिट्रेशन बोलते हैं. आर्बिट्रेशन के अंदर हम एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन को अपना मैटर दे देते हैं कि इस डिस्प्यूट को, हमारे मैटर को रिजॉल्व करके हमें एक फ़ैसला दे दो जिसको हम अवॉर्ड बोलते हैं. तो सिंपली हमने यहाँ तक तो डिस्कस किया. अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर हमने कोई आर्बिट्रेटर चूज़ कर लिया है हम उसको रिमूव कैसे करेंगे. इसके अंदर हमारे पास रेलेवेंट प्रोविजंस में सेक्शन 11 डील करेगा. सबसे पहले आपने इंट्रो लिखना है. मैंने इंट्रो पुरानी वीडियोस वाला ही लगा दिया क्योंकि ये बेसिकली आर्बिट्रेशन एक्ट के साथ ही डिस्कस कर रहा है टॉपिक. तो आप इसके अंदर वो सब चीज़ें लिख सकते हैं क्योंकि आर्बिट्रेटर की डेफिनेशन भी वही है, इंट्रो भी वही है. बस आपको रेलेवेंट प्रोविज़न याद रखना पड़ेगा कि किस रेलेवेंट प्रोविज़न में आपने कौन सी बात करनी है. जैसे रिमूवल के लिए आप 11 यूज़ करेंगे और पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने यूज़ किया था पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर, उसके अंदर हमने 13 यूज़ किया था. तो अब हम बात करते हैं इसका हमने इंट्रो भी डिस्कस कर लिया, रेलेवेंट प्रोविज़न भी डिस्कस कर लिया. हम लोग चलते हैं इसके मीनिंग और डेफिनेशन की तरफ जिसके अंदर सिंपली वो यही कहता है. मीनिंग के अंदर वो ये बात करता है कि आपके पास कोई भी ऐसा न्यूट्रल थर्ड पर्सन, कोई भी ऐसा डिसइंटरेस्टेड प्राइवेट पार्टी होती है जो इन्वॉल्व नहीं होती या जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता उस मैटर या उस इशू के अंदर, उस डिस्प्यूट के अंदर, और वो बंदा आपको फ़ैसला करके देता है उस डिस्प्यूट के रेलेवेंट और आपको वो सॉल्व करके देता है दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद. और जब वो दोनों पार्टीज़ को सुन लेता है तो वो एक अवार्ड जारी करता है जो अवार्ड दोनों पार्टीज़ मानती हैं. और इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आर्बिट्रेटर की पावर्स क्या होंगी. अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपने टॉपिक के अंदर कि उसको रिमूव कैसे करेंगे. तो हमने रिमूव करना है तो ऑब्वियसली वो अपनी पावर्स एक्सीड करेगा. जहाँ हमने लिमिटेशन लगाई थी तो वहाँ पर हम इसको रिमूव कर देंगे. तो हम पढ़ते हैं, एक दफ़ा देखते हैं अपनी डेफिनेशंस को और फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. ओके, तो डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ की डेफिनेशन आती है जो कि बात करती है अ न्यूट्रल पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज. ठीक है, अब हम बात करते हैं एक केस लॉ डेफिनेशन की जो कि बात करता है कि आर्बिट्रेटर एक सोल जज होता है किसी भी डिस्प्यूट के अंदर जो उसको रेफ़र किया जाता है कि इसके अंदर आर्बिट्रेशन करो और इस मसले को रिजॉल्व कराकर हम लोगों को कोई ना कोई डिसीजन दो, जिस डिसीजन को हम अवार्ड बोलते हैं. और वो अवार्ड कैसे देगा? दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, जो उस डिस्प्यूट के अंदर मौजूद हैं दोनों पार्टीज़, उनको सुनने के बाद वो देगा. और ये हम लोगों को केस लॉ कौन से वाला मिलता है? 1986 CLC 281 जिसके अंदर हम लोगों को आर्बिट्रेटर की डेफिनेशन मिलती है. अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर और एम्पायर. सेक्शन 11 डील करता है इसके साथ. इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे लिए ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हम किसी भी आर्बिट्रेटर को कैसे रिमूव करा सकते हैं. या तो कोई भी पार्टी एप्लीकेशन देगी कोर्ट को, या फिर कोर्ट अपनी मर्ज़ी से अपनी सो मोटो पावर यूज़ करते हुए भी किसी भी आर्बिट्रेटर को रिमूव कर सकता है वेदर कोर्ट को ये लगे कि ये बंदा प्रॉपर्ली अपना काम सर अंजाम नहीं दे रहा. ठीक है, अब हम इसके कुछ ग्राउंड्स पढ़ लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए ये बात कि कहाँ पर कोर्ट सो मोटो ले सकती है और कहाँ पर कोई भी पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है, किस जगह पर या किस पॉइंट पर ऐसी फीलिंग आती है कि ये बंदा एज एन आर्बिट्रेटर ठीक नहीं है. तो उन ग्राउंड्स को एक दफ़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. हमारे पास बेसिकली 2 ग्राउंड्स यूज़ हुए हैं जो हम इस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों को बेयर एक्ट में भी मिलते हैं. सबसे पहले तो फेलियर टू यूज़ रीज़नेबल डिस्पैच. अगर तो हम लोगों को प्रॉपर टाइम के अंदर, रीज़नेबल टाइम के अंदर, हम लोगों का रीज़नेबल डिस्पैच का मतलब है रीज़नेबल टाइम या नेसेसरी टाइम, जिस टाइम के अंदर रिक्वायर्ड था कि आर्बिट्रेटर या अंपायर हम लोगों को फ़ैसला करके दे, बट उसने फ़ैसला नहीं करके दिया. तो ये हमारी सबसे पहली रीज़न है जिसके ऊपर रिमूव किया जा सकता है किसी भी आर्बिट्रेटर को. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आर्बिट्रेटर और एम्पायर के अंदर डिफरेंस क्या है. जब 2 या 2 से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स किसी भी एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं लेकिन उस डिस्कशन के बाद वो कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकाल पाते तो उस मैटर को रेफ़र कर दिया जाता है आगे एम्पायर के तक, ताकि वो उसके ऊपर आफ्टर रेफरेंस वो उसके ऊपर काम करे और उससे पहले दोनों पार्टीज़ को और मतलब दोनों पार्टीज़ को और उस एम्पायर को नोटिस भेज दिया जाता है. अब यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि आपके पास रीज़नेबल टाइम था आर्बिट्रेटर के पास, आर्बिट्रेटर ने काम नहीं किया, फिर आगे वो रेफरेंस में चला गया बट एम्पायर भी काम नहीं करता, तो फिर आप आर्बिट्रेटर को रिमूव कर सकते हो और इस सूरत में आप उसको रिमूव कर सकते हो जो आपका एम्पायर है.
यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ भी डिस्कस की कि आपके आर्बिट्रेटर और एम्पायर के पास टाइम कितना कितना होगा। सबसे पहले तो अगर आर्बिट्रेटर रीज़नेबल टाइम में ना ही प्रोसीडिंग्स कर रहा है और ना ही अवार्ड जारी कर रहा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। दूसरी बात, उनके पास टाइम कितना है। अगर हम टाइम की बात करें तो आर्बिट्रेटर के पास 4 मंथ्स होते हैं किसी भी डिसीजन को या अवार्ड को जारी करने के, और एम्पायर के पास 2 मंथ्स होते हैं कि वो 2 महीने के अंदर अपना अवार्ड जारी करे, क्योंकि उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है ना, टाइम लिमिटेशन आ जाता है। आर्बिट्रेटर के पास 4 मंथ्स और दूसरा एम्पायर के पास 2 मंथ्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेकंड ग्राउंड आता है दैट इज़ आर्बिट्रेटर मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ, यानी कि इसके अंदर मिसकंडक्ट का मतलब है लीगल मिसकंडक्ट। अब वो मिसकंडक्ट क्या हो सकता है कि वो बंदा जो है ना वो या तो वन साइडेड होकर बात कर रहा है, या वो पार्शियल होकर बात कर रहा है, या वो फ्रॉड कर रहा है, या उसके काम में कोई पर्सनल इंटरेस्ट आ रहा है। अब वो कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसको करने से या फिर ना करने से, मतलब अगर उस काम को करते हैं तो भी अवार्ड पे इफ़ेक्ट आएगा, और अगर उस काम को नहीं करते तो भी अवार्ड पे इफ़ेक्ट आएगा। यानी कि वो बंदा डिसइंटरेस्टेड और न्यूट्रल नहीं है। वो बंदा या तो अंडर द टेबल किसी एक पार्टी के साथ मिला हुआ है, या वो आफ्टर प्रोसीडिंग दैट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग किसी एक पार्टी की फेवर में बात कर रहा है क्योंकि वो उस पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है, या वो पैसे पकड़ रहा है, या वो उस पार्टी की वजह से किसी ना किसी बर्डन या प्रेशर के अंदर आया हुआ है। तो इस बात की वजह से हम लोगों के पास सेकंड ग्राउंड आता है दैट इज़ आर्बिट्रेटर मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ। हमने पहला पढ़ा कि वो रीज़नेबल टाइम में नहीं दे रहा था आपको, उसने अपने रीज़नेबल टाइम के अंदर अवार्ड जारी करना था जो कि उसका फ़र्ज़ था, बट उसने नहीं किया तो ये भी उसकी गलती है। और अगर वो कुछ ऐसी बायसनेस शो कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, लीगल मिसकंडक्ट में आएगा वो, और वो बंदा जो है वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा इन बोथ ऑफ द केसेस, क्योंकि उसका काम सिर्फ फैसला करना है, और अगर वो फैसला नहीं कर रहा तो उसका काम क्या है फिर वहाँ पर। क्योंकि हम लोगों ने आर्बिट्रेशन को एक स्पीडी ट्रायल बनाया, तो स्पीडी ट्रायल के अंदर हम लोगों को एक्सपेडिशियस फैसला चाहिए, हम लोगों को डिले नहीं चाहिए। अनरीजनेबल डिले मीन्स वो बंदा जो है वो फेलियर है, और उस बंदे को रिमूव करना कोर्ट का फ़र्ज़ है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि एक बंदा है, उसको हमने रिमूव तो कर दिया है, तो क्या उस बंदे को रीम्यूनरेशन मिलेगी। रीम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, आपने कोई सर्विसेज दी हैं, उन सर्विसेज के बदले आपको जो मुआवजा मिलता है उनको हम रीम्यूनरेशन बोलते हैं। अब एक बंदा तो रिमूव हो गया है, वेदर ही वाज एन आर्बिट्रेटर और एम्पायर, आपने रिमूव कर दिया है। अब रीम्यूनरेशन के मामले में उस बंदे को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, बिकॉज उसने जो काम करना था वो प्रॉपरली नहीं किया। आप उस बंदे को रिमूव कर देंगे और 1 रुपया भी नहीं देंगे। अब ये किसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ऑब्वियसली ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करते हुए उस बंदे को जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा रिमूव कर सकती है। बट ये डिस्क्रिशन वो जुडिशियली ही एक्ट करेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे, ये नहीं कि वो इस पावर को पर्सनली एक्सरसाइज करें। उसके बाद हमारे पास स्कोप आ जाता है इसका। तो स्कोप के अंदर भी हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम 2 तरह से उस बंदे को रिमूव कर सकते हैं, या फिर पार्टी एप्लीकेशन देगी कि इस बंदे को रिमूव कर दें, या फिर सो मोटो कोर्ट खुद से फैसला कर लेगी। इन दोनों सूरतों के अंदर कोर्ट रिमूव करने से पहले प्रॉपर जांच पड़ताल करेगी कि हाँ भाई ये बंदा वाकई ठीक नहीं है, और अदालत को एक दफ़ा जब इस चीज़ का हो जाएगा कि हाँ ये बंदा ठीक नहीं है तो अदालत उसको रिमूव कर देगी। और जब एक दफ़ा वो बंदा रिमूव हो गया है या उस बंदे को रिमूव कर दिया है तो उस पर वो बंदा अपील भी नहीं कर सकता, बिकॉज उसको रिमूव करना या वो रिफ्यूज़ कर दे कि मैंने इस पर काम नहीं करना, तो इस चीज़ के का जो ऑर्डर है कोर्ट का ये अनअपीलेबल है। लेकिन इसके ऊपर रिवीजन हो सकती है, और रिवीजन के अलावा आप इसके ऊपर एप्लीकेशन भी दे सकते हो। रिवीजन अंडर सेक्शन 115 ऑफ CPC, क्योंकि सिविल केसेस में आ जाएगा, आपका आर्बिट्रेशन है ना ये। तो इसके अलावा अगर आप इसके अंदर लिमिटेशन चेक करो कि आप कितनी देर तक, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये बंदा रिमूव हो गया, अब ये बंदा नहीं आ सकता, या इस बंदे ने खुद मना कर दिया तो ये बंदा अब नहीं आएगा, तो आप कितनी देर में कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हो। रिवीजन की 3 years की लिमिटेशन पीरियड है उसके लिए। अंडर सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट अगर कोई बंदा रिमूव हो जाता है और वो बंदा चाहता है, वो बंदा कहता है
मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है या मैं रिमूव नहीं होना चाहता था, कोर्ट ने गलत किया है मेरे साथ, तो वो बंदा अपनी एप्लीकेशन देगा रिवीजन के लिए, क्योंकि अपील नहीं हो सकती। और वो एप्लीकेशन का टाइम पीरियड सिर्फ 3 इयर्स होगा। आपने 3 इयर्स के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी है, अदरवाइज़ आप दोबारा से उसके लिए नहीं अपना हक की आवाज़ नहीं उठा सकते आप अपनी। अच्छा, अब कंक्लूजन की बात करें तो हमने जितना भी पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया है, हम उसको कंक्लूड करके अपने क्रक्स में ऐड कर सकते हैं अपने कंक्लूजन के अंदर। और बाकी हम इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि आर्बिट्रेटर या एम्पायर है, लेकिन वो सेक्शन 11 के अंदर डिस्कस हुआ कोई भी एक्ट करता है, या तो वो रीज़नेबल टाइम में अपना अवार्ड नहीं जारी करता है, या फिर वो मिसकंडक्ट करता है, या वो प्रोसीडिंग्स के साथ मिसकंडक्ट करता है, इन तमाम सिचुएशंस के अंदर कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट उस बंदे को रिमूव कर दे, ताकि किसी बेहतर बंदे को उस जगह पर लगाया जा सके, जो बंदा उस चीज़ का जो मकसद है वो पूरा कर सके और इंसाफ और फैसला टाइम पे दे सके और अवार्ड दे सके, ताकि उस प्रोसेस को कोर्ट के प्रोसेस की तरह लंबा ना किया जाए और छोटा सा प्रोसेस जितना होता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन के अंदर जाते इस वजह से हैं, और वो सॉल्व होकर ख़त्म हो जाए। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, बायो में दिया हुआ नंबर है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिज़िकल क्लासेस चाहिए, आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वही नंबर मैंशनड है, आपको वहाँ पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और लास्टली अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप दिए हुए बायो में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।